से ये मॉडल डेवलप किया था। और जब बाद में मुझे पता चला कि लैंड पूलिंग जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, तो लेटर ऑन मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती। मैं इसे मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ इस एरिया में। केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए क्यों मैं इस एरिया में काम करता हूँ, क्योंकि इस समस्या को सॉल्व करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं लैंड पूलिंग क्या है, थोड़ा सी पहले फंडामेंटल बात कर लेते हैं। लैंड पूलिंग बेसिकली अल्टरनेटिव था लैंड एक्विजिशन का। सरकार को बड़ी दिक्कत आ रही थी लैंड एक्विजिशन में कि एक तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, फिर इतने लिटिगेशन, इतना टाइम लग जा रहा था। तो उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में तो पहले से ही चल रही थी लैंड पूलिंग, बट इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में ये सक्सेसफुल नहीं थी ना, स्टार्ट भी हुई थी। तो इन्होंने दिल्ली में इसमें एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया। और लैंड पूलिंग आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि पिछले 10-15 साल से इस शब्द को सुन रहे हो, लैंड पूलिंग। इसमें क्या है कि सारे लोगों की लैंड को कलेक्ट करके, डेवलप करके, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये काम है मोटा मोटा। लेकिन इस काम को करने में एक्चुअल में है क्या, चार बड़ी बड़ी चीजें हैं। मैं मोटी बहुत ही इसे ग्राउंड लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले शेयर, हमें शेयर कितना मिलेगा, एक तो इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, इसमें जो खर्चा लगेगा वो कहाँ से आएगा। तीसरी बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और चौथी बात है समय कितना लगेगा। ये चार इस लैंड पूलिंग की चार सबसे बड़ी बातें हैं। अभी दिल्ली की लैंड पूलिंग पे हम बाद में आएंगे, पहले हम बात करें लैंड पूलिंग के मुद्दे होते क्या हैं। तो इसके चार मुद्दे, भाई हमें जमीन वापस कितनी मिलेगी, कितना खर्चा लगेगा और कौन देगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फेयर होगा या कैसे करोगे, और टाइम कितना लगेगा। अगर आप उठा के देखो तो सारी लैंड पूलिंग में यही चार बातें हो रही। और अब दिल्ली की लैंड पूलिंग पे हम आ जाते हैं। बहुत सारी हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, अहमदाबाद की अलग है, गुजरात एज ए होल अलग है। पर दिल्ली की लैंड पूलिंग की बात, दिल्ली की लैंड पूलिंग जितना मैं समझता हूँ, इसमें किसानों का कहीं तक कोई ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने सारी जो पॉलिसी है वो अपने तरीके से बताई जो डीडीए को सूट कर। जैसे कि पहली चीज तो उन्होंने, सबसे पहली तो यही है कि भाई डेवलपमेंट चार्ज कहाँ कौन देगा। उन्होंने कहा किसान नहीं दे डेवलपमेंट चार्ज, अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हाँ हम नहीं, इसका इंतजाम भी किसान ही करे। और ये भी नहीं बता रहे, भी तो खैर कितना है, वो तो डिटेल तो बाद में बात करेंगे। हाँ जी। हाँ अभी एक सेकंड। रेणु आइयो एक बार। तो पारस जी शुरू करूं मैं, अभी थोड़ा वेट करें। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी इनका म्यूट नहीं हुआ है। हाँ इनसे ही को, हाँ नहीं आ रही थी, मुझे भी लग रही थी को हो रही है। आप म्यूट कर दीजिए। यस, धन्यवाद धन्यवाद, हो गया हो गया हो गया। तो इसमें पहली जो बात थी वो थी कि डेवलपमेंट चार्ज कौन देगा। तो डीडीए ने बहुत क्लियर कर दिया कि डेवलपमेंट चार्ज किसान ही देगा। कितनी अच्छी बात है, किसान कहाँ से इतने पैसे लेके आएगा। फिर उसने दूसरी बात थी रीडिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट होने के बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। उसने कहा ये भी लैंड होल्डर ही अपने आप करेंगे। इतने कम पढ़े लिखे लोग, सारे लोग तो बहुत एजुकेटेड नहीं है ना, उनका कोई इस एरिया में एक्सपर्ट है, वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और टाइम के बारे में भी उन्होंने कोई, जिस पॉलिसी को बनाने में 15 साल लगा दिए इन्होंने, तो इम्प्लीमेंट करने में आप लोग समझ ही सकते हो कितने। तो चारों पॉइंट पे उन्होंने जो उनको सूट करता है वो अपने चारों पॉइंट अपने फेवर में कर लिए। ऐसी कोई पॉलिसी हो सकती है जिसमें स्टेक होल्डर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। चारों पॉइंट जो हैं उन्होंने अपने तरीके से, अपने जो उनको सूट करते हैं। पॉलिसी ये होनी चाहिए, मैंने भी कई बार बात की भाई, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो स्टेक होल्डर्स जो हैं किसानों को सूट करे। तुमने तो चारों चीजें कह दी। डेवलपमेंट चार्ज किसान कहाँ से लेके आएगा, डेवलपमेंट चार्ज कहीं नहीं होता, किसान डेवलपमेंट चार्ज देगा। तो ये एक तरीके का फोर्स लैंड एक्विजिशन है, जो मेरा समझना है। एक तरीके से लैंड एक्विजिशन में तब भी गवर्नमेंट से डील करते हो, यहाँ तो बिल्डर और वो आएंगे, वो कहेंगे आपकी जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, हम तुम्हारे पास डेवलपमेंट चार्ज नहीं है, लाओ हम तुम्हारे डेवलपमेंट चार्ज देंगे और ऐसे ऐसे कर लो। तो ये फिर टाइम की कोई बात नहीं है। टाइम की लैंड पूलिंग में फीचर होने क्या चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टाइम की स्ट्रॉन्ग पेनल्टी क्लॉज होनी चाहिए। हमारी जमीन इन्होंने लेके डाल ली, 15 साल 20 साल तक ये कुछ कर नहीं रहे हैं, हम क्या करेंगे इनका। तो बहुत स्ट्रांग पेनल्टी क्लॉज पे तो आप लोग बात ही करनी चाहिए भी, पेनल्टी क्लॉज होनी चाहिए। टाइम का क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करोगे। हम लोगों का क्या तजुर्बा है, हम किसान के बच्चे हैं, किसान हैं हम, इतने सारे सैंक्शन है, इतनी सारी चीजें हैं, उन्होंने कह दिया ये सब रीडिस्ट्रीब्यूट अपने आप करोगे भाई साहब, हमारा कोई काम नहीं है ये। तो उन्होंने अपने पल्ले झाड़ लिया। आपका काम क्या है फिर, नक्शा पास करना है, ठीक है।
ये तब पॉलिसी तो बहुत अच्छी थी अगर हम सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते और हमारी एक्सपर्टीज होती इस एरिया में, तब तो हमारे फेवर में थी कि चलो जी अपने आप कर लो जो करना है। लेकिन हम एक घर का बंटवारा तो हम ठीक से कर नहीं पाते, इतने सारे लोग मिलके 230 400 हेक्टेयर एक पूरे सेक्टर का हम बंटवारा कैसे कर लेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही हो, पर मेरी समझ से मैंने डीडीए को भी कई बार लिखा है कि ये डीडीए ओरिएंटेशन की पॉलिसी है, इसमें किसान का किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं रखा गया। पॉलिसी में होना क्या चाहिए, मेरा क्या है, क्योंकि मैंने खुद से पॉलिसी डेवलप की, मैंने कोई पॉलिसी कॉपी नहीं करी थी, तो मेरा जो अपना एक मॉडल है, मैं इसमें एरिया में रिसर्चर हूँ, मैं कोई वो नहीं हूं, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कोई इस तरह की चीज नहीं हूँ। मेरा क्या मानना है, सबसे पहला जो है लैंड के साथ साथ एक अच्छी पॉलिसी बनानी है। अगर किसान मेरे मेरे मॉडल में हर कोई जमीन देना चाहेगा, हर कोई कहेगा जमीन ले लो मेरी, मिनिमम प्राइस गारंटी होनी चाहिए। किसान को क्या पता कितनी जमीन मिलेगी क्या होगा, एक मिनिमम प्राइस गारंटी होनी चाहिए उसकी, कि कितनी मिनिमम। टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई टाइम में अगर है डिले होता है तो उसमें पेनल्टी लगेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सरकार को इसमें पार्ट लेना पड़ेगा, बिना उनके रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी लैंड। स्ट्रांग वो चाहिए, ये बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई कंपनी हो जो सबका ध्यान रखते हुए इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे। और शेयरिंग में भी बात है, जैसे इन्होंने 40-60 कर दिया, वो तो बात ही अलग है, शेयरिंग की तो चीजें भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब मैं आप लोगों की जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना समझते हो, आप लोगों के क्या क्वेश्चन। एक मेरा ये भी कहना है इसमें फाइनली, जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, एक्चुअल में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम किसान अपनी जमीन की वैल्यू ही नहीं जानते। जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं जानेंगे, जब तक हम अपनी जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं लड़ेंगे, हमें कोई कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से ही देंगे जो उनको सूट करेगा। तो ये है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें, ये मैंने अभी इसके डिटेल में नहीं किया, मैं तो जनरल बात करी, डिटेल में तो बहुत सारे इश्यूज हैं। आप लोग क्या समझते हो, ये तो एक बहुत अच्छी शुरुआत तो हो गई है। आज हम लोग किसान लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, मैं इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ रहा हूँ। और इससे अब हम लोगों को हमारे हक मिल सकते हैं अगर हम इस तरीके की मीटिंग आज आज अभी तो मैं देख रहा हूँ 14 लोग हम हैं यहाँ पे, ये 1400 भी हो सकते हैं बड़े आराम से। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों का, हमारे यूथ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो हैं जिनको थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, नौकरी पे लग गए, वो जमीन की वैल्यू नहीं करते हैं। जमीन की इतनी वैल्यू है, हम लोगों को जमीन की वैल्यू समझनी पड़ेगी। बिल्डर हमें होना चाहिए था एनसीआर में, ये बाहर के लोग क्यों हो गए बिल्डर, तो हम किसान थे, हमारी जमीन थी, हमें होना चाहिए था, हमें मालिक होना चाहिए था, हम तो मालिक है नहीं। तो जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे बच्चे नहीं समझेंगे, हमारे बच्चे, मैं भी आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, पहले मैं भी जमीन के काम को समझता था, ये शायद बिना पढ़े लिखे को का काम है, लेकिन अब देखा तो मुझे तो ये तो हमारा ही काम है। तो जब तक हम नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, इसका कहीं तक सॉल्यूशन नहीं है। आप लड़ते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, कोई सुनने वाला है। दिस इज माई परसेप्शन, मतलब मेरे, मैं ये समझता हूँ। अब आप लोगों को कोई डाउट्स हैं किस तरीके से, आप किस पारस जी, मैंने मोटी मोटी चीजें डिस्कस जो मैं समझता था मैंने बताई हैं। बाकी अगर किसी के, हाँ, 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 हम्म, 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 हम्म। यही, हाँ, पारस जी मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि वो कुछ भी जमीन दे दे, हम हमारी जमीन उन्होंने ले ली और हमें कुछ भी पकड़ा दे कि हम ले लेंगे उसे, मिनिमम हमें ये तो पता हो एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमम इतना तो मिलेगा। तो इसकी गारंटी होनी तो जरूरी है। वो कह दें कुछ भी हमने डेवलप कर दी, ले लो जो लेना है भाई, ये हम इसमें इसका क्या मतलब है।
हमारी जमीन, हमने सारी जमीन उनको दे दी, उन्होंने ठीक से डेवलप भी नहीं करी, और हम उसे पकड़ के बैठ जाएं, हम क्या करेंगे उसका? तो एक जमीन की मिनिमम गारंटी तो होनी चाहिए हमारी, जब हमें एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा क्या? हाँ पारस जी, आप नाउ यू कैन टेक। हाँ जी, हम्म, एक तो पहला ये है जी, जो ऑनरशिप है ना जमीन की, हाँ जी, वो किसान के ही पास रहनी चाहिए जब तक उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, उसका कोई भी बिल्कुल सही माल बात है। ना दिया जाए। दूसरा या ये यस, बिल्कुल। हम्म। दूसरा ये जो ईडी चार्ज है ना, हम्म। जब हमने 40% जमीन दे दी, 60 दे रहे हैं हमारे को, तो ईडी हाँ, चार्ज किसान से किसी भी कीमत पे ना लिया जाए। बिल्कुल। एक दूसरा मैं मामला जी आपको आपको बता दूं, ये जो 40% जमीन ले रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास में है। जी 4% कह रहे हैं इंडस्ट्रियल, 16% कह रहे हैं रिक्रिएशनल, 8% कह रहे हैं पीएसपी, और 12% कह रहे हैं रोड एंड सर्कुलर। इसमें सारी जमीन ऐसी नहीं है जो फ्री में जाएगी, इसकी बहुत सारी जमीन ऐसी है जो पैसे मिलेंगे, तो उसी से ईडीसी निकल जाएगा। ये हमसे क्यों ले रहे हैं ईडीसी के पैसे? ये इसमें से कुछ जमीन सेलेबल है जो सेल करेगी सरकार। हाँ, वही ये, हाँ, हाँ, और कि आप ही दोगे, किसान देगा, हाँ, तो आप हाँ, इससे लाएंगे, तो इससे तो किसान, पॉलिसी, क्योंकि ये आपकी पॉलिसी आवाज तो फिर, और आवाज कट रही है मामला जी आपकी। हाँ जी, तो ये पॉलिसी फिर हम फिर कैसे लें? नहीं, और ईडीसी तो दूसरा किसान कहाँ से लाएगा जी? ईडीसी तो है, किसान के पास है ही नहीं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल रोटी खाने के लिए पैसे ईडीसी नहीं ईडीसी। ईडीसी कहाँ से ला लेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ईडीसी कैसे किसान के बारे में सोच लेना, ईडीसी ले आएगा? और एक और चीज, कुछ मंथली वो भी मिलना चाहिए। कुछ लोगों के पास तो सर्विस ही नहीं है, उसकी रोजी रोटी यहीं से आती है, वो ले ली, फिर पैसा आएगा एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन। और ये ऐसा है कि एक जो मंथली इनकम का पैसा मिलना चाहिए, कि जमीन तो चली जाएगी किसान की, हम्म, और उसको सालाना मंथली इनकम मिलेगी, तो कोई जिसके घर में नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, जमीन चली गई, क्योंकि इससे तो कमा सकते हैं पुश्तों तक, भाई अनाज तो होता है, तो उसके उसके उसमें उस एवज में गवर्नमेंट को ये देना चाहिए कि हर, हाँ इसमें एक सजेशन ये है, जैसे बहुत सारी फैमिली में जॉब नहीं है, उनके पास जमीन है, तो उनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है, तो गवर्नमेंट ने ये ले लिया जो भी पॉलिसी में, तो मान लो ये 25 साल तक भी उस पर डेवलप नहीं कर पाते हैं चीज, तो 25 साल तक वो फैमिली क्या खाएगी? यस, ड्यूरिंग द अगर प्रोसेस। हाँ, अगर जमीन खरीदते हैं और वो एक अमाउंट देते हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके और जमीन खरीद के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में जब उन्होंने कोई चीज 25, 30, 35, हमने गुड़गांव में भी देखा है, 45 साल तक कुछ जमीन ऐसी ही पड़ी रहती है, बिल्कुल तो सही। मतलब एक जनरेशन तो आपने ऐसी ही निकाल दी जो भूखी मर जाएगी। हो सकता है वो अपने बच्चों को एजुकेट भी ना कर पाए, उनके बच्चे ये भी ना समझ पाए कि हमारी यहाँ अब कोई जमीन थी भी या नहीं थी। तो जैसे बहुत सारे लोगों के जैसे पीपीएफ कटते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता होता अब मैं इस पैसे को कैसे निकालूं। तो कुछ फैमिलीज की तो ये मेजोरिटी है, मेजोरिटी के पास तो इतने एजुकेटेड वो भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो उनकी तो जमीन ऐसे चली जाएगी, ना तो उन्हें आज कुछ फायदा मिलेगा, ना उनकी जनरेशंस को कुछ फायदा मिलेगा, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो फैमिली की फैमिली ही खत्म हो जाएगी। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब तक फुल्ली डेवलप हो गए उनको फायदा ना मिले, एक तो ओनरशिप चलती रहे उनके नाम पे जो कि चलती है अभी पटवारियों के पास, और दूसरा उनको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसी दे के कुछ खर्चा पानी या ऐसा कुछ करना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही। आप जब एक अमाउंट लेते हो तो आप ब्याज देते हो, तो जमीन हमें कमा के दे रही है, हम उसको अनाज पैदा करके तेल खा रहे हैं उससे, तो गवर्नमेंट ने जब वो अपनी किसी पॉलिसी में लगाई है तो उनको कुछ ना कुछ उनको भी देना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ फैमिलीज के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा ही आपने बात करी है। बिल्कुल, ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब तक ये योजना बन नहीं जाती तब तक हर घर को जमीन के हिसाब से कुछ ना कुछ मंथली इनकम मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ये बात कर रहे हैं कि वो देगा, हम बात करेंगे कि हमें तो चाहिए, आप हाँ, देने की बात ही मत करो, हम आपने हमसे हमारी रोजी रोटी ले ली, बिल्कुल। आप कह रहे हो हम आपको अमीर बना के अच्छा करके और अच्छा देंगे, लेकिन तब तक हम जिंदा तो रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पारस जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने भी नोट कर लिया है, ये मैं भी अभी रह गया था। दिस इज वेरी, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ,
हम्म 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 20 बीघे, 2 हेक्टेयर मिनिमम रखा है उन्होंने, 20 बीघे के। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, किसान का तो कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया नीति में। अगर आप उठा लोगे एक भी पॉइंट किसान के मतलब का नहीं रखा गया। उन्होंने तो जो उनको सूट करता है वो सारे पॉइंट है जिसमें उनको ईज है। हम्म 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 पारस जी, मोस्टली डिस्कशन जो मेरे और आपके बीच में होता है ना, वो सर जी के जहन में बसी हुई हैं सारी बातें। आपका परिचय है, भले ही ये किसानी ना करते लेकिन किसान के बारे में ये पूर्ण रूप से परिपक्व है। हमारी और आप मेन जो पॉइंट है, लैंड पूलिंग स्टार्टिंग से पहले जो गांव के मूल निवासी हैं उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को देखते हुए लाल डोरे का क्वेश्चन है। क्योंकि जो गांव के लाल डोरे हैं 1954 के बाद कोई लाल डोरा एक्सटेंड नहीं हुआ और फैमिली को के अगेंस्ट 10 हो चुकी है, बच्चे वगैरह ये होके आज रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। कल को लैंड पूलिंग डेवलप भी हो गई तो मेरी 3 एकड़ जमीन जाने के बावजूद भी मैं 100 एकड़ का प्लॉट उसमें नहीं ले पाऊंगा, एक फ्लैट में नहीं ले पाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये किसानों के जीने मरने का जो प्रश्न है वो छत है। छत के लिए डेवलप करके आगे बढ़ा के हमारी जमीन में से उसको काट दिया जाए, जो पॉलिसी मैटर वो ले लिया जाए। हम अपनी जमीन दे रहे हैं और बदले में जमीन ले रहे हैं। जितना गवर्नमेंट है उसके हिसाब से हमारी जमीन लीजिए और
एक के बदले में आप एक 40% कुछ तो जमीन हमारी सर्टिफाइड हमें मिल जाए, इसको हम लाल टोरा एक्सटेंडेड का नाम दे दें, तो उसमें हम अपना रह भी सकते हैं, अपना कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार की वो है। इस पे प्रकाश डालना चाहिए, तो कहा तो आपको बार बार करें। थैंक यू बहुत। ओके जी, हाँ जी, ओके जी। हम्म 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 हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, आबादी, हम्म 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 हम्म, हाँ, बिल्कुल, यस, हम्म हम्म हम्म, लाल डोरा को, हम्म हम्म। नहीं तो ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है, ये तो एक हमारी डिमांड होनी चाहिए कि जो हमारी जमीन आबादी की से लगी हुई है, लाल डोरा जो इतने दिनों से नहीं बढ़ा है, तो उसको एक्सटेंड करने में गवर्नमेंट को तो कहीं से कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्योंकि हम सबसे बड़ी पारस जी यही बात है कि हम लोग कह ही नहीं रहे हैं, सारी दिक्कतें हमारी अपनी हैं। हमारा यूथ, हमारे लोग अवेयर नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों में लगे हुए हैं। इसके लिए हमें मांगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब चीजें मिलेंगी। जब तक हम अवेयर खुद नहीं होंगे, अभी तक मैं किसानों को ये देख रहा हूँ कि हमें खुद ही नहीं पता हमें क्या चाहिए। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम मांगेंगे क्या? मांगेंगे नहीं तो कोई देगा क्यों? तो हमें मांगनी पड़ेंगी उन चीज, और इनके लिए लड़ना पड़ेगा। ये आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले लोग तो कहीं और से आए हुए हैं, तो कहीं और से बैठे हुए हैं। उनको हमारी, कईयों को तो हमारी हकीकत, जो जमीनी हकीकत है, वो ही नहीं पता है। तो ये हमारी लीडरशिप जो है, जो लोकल लीडरशिप है या बच्चे हैं, खासतौर से जो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, मेरी तो उन्हीं से अपील है, उनको आना पड़ेगा। वो नौकरी करें लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, ये विलेज डेवलपमेंट या जो गांव में हो रहा है, जो इतनी बड़ी नीति बन के आ रही है, इतने हेक्टेयर की इतनी बड़ी नीति है, तो हम पढ़ लिख लिए हैं, अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, लेकिन वी हैव टू कंट्रीब्यूट। हमें बताना पड़ेगा, हम ही तो नीति बनाने में, अगर आप डीडीए में देखोगे तो वहां भी हमारे किसान के बच्चे ही बना रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो जब हमें सारी चीजें पता है, तो हम पहले से क्यों ना अपनी चीजें मांगे, तो मांगनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है सर, भारत से। हम्म, 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 ओके, हम्म, हाँ, सदन है, हाँ, हम्म, 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 चलो, हम्म, 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 नहीं, हम्म, 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 बताओ, हम्म, हम्म, बिल्कुल, हम्म, नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे तो, हम्म, हम्म,
अरे सर, मैं हम पारस जी, मैं आपको रोकू, हमारा यही तो एग्जाम्पल है। हम इंदिरा यूपी की सबसे महंगी जमीन है हमारी, हमारी जमीन को 1,000 में ले रहे हैं और 1 लाख में बेच रहे हैं। यार ऐसा, यहीं से मैंने यहीं से काम करना शुरू, ऐसा आप क्या लगा दे रहे हो कि हमसे 1,000 में लेके 1 लाख में बेच रहे हो? तो ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग कर रही है, इसमें महकमे प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा सर, एक ही सॉल्यूशन है बस। हमारी जो यूथ है, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनको आना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो अपने सारे लोगों से बोलता हूँ, भाई नौकरी करते रहो, नौकरी को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपनी, जो हमें वैल्यू नहीं पता ना जमीन की। मेरा एक मॉडल है पारस जी, मैंने बनाया है, किसी भी जमीन की वैल्यू जो है, दिल्ली के 100 किलोमीटर के रेडियस में हर जमीन की वैल्यू 30,000 रुपए गज मिनिमम है। उससे ज्यादा ही हो सकती है कि 30,000 रुपए गज, 3 करोड़ रुपए भी के 15 करोड़ का किला मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे हाथ में आती है तो 300 रुपए गज होती है, जब सरकार के हाथ, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी किसी भी जमीन को डेवलप करके, अगर आप गुड़गांव, गाजियाबाद और ये फरीदाबाद, उन सारे एनसीआर में देख लो, दिल्ली की तो बात छोड़ दो, वहां तो जमीन ही नहीं है, 1 लाख रुपए से नीचे बेच ही नहीं रही डेवलपमेंट को, और खर्चा केवल 30,000 रुपए का है, 40,000 का है। तो 60,000 हमारे हमारे पैसों को, हमारे हिस्सेदारी कहाँ है हमारी? तो हम लोग समझ ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है ना अपनी हिस्सेदारी, बात है ये। हाँ, हाँ, हाँ। एडजेसेंट इसका मॉडल है मेरे पास। जैसे अगर हम एलजोन की बात कर रहे हैं, एलजोन द्वारका के पास है जहां तक मैं मानता हूं, आप मुझे करेक्ट करिए, एलजोन इज नियर बाय द्वारका। अब द्वारका के बिल्कुल जो लगी हुई जमीनें हैं, जो पूरा सेक्टर द्वारका से लगा है, तो आज का एग्जिस्टिंग रेट द्वारका का कितना है? हमारा, आप तो सारे लोग मुझे लग रहा है पढ़े लिखे लोग ही दिख रहे हैं इसमें, ऐसा कोई नहीं लग रहा है जो नहीं है। तो आज की डेट में द्वारका का 4 लाख रुपए का रेट है जमीन का। और जमीन में दो ही खर्चे आते हैं किसी भी जमीन को डेवलप करने का, ये मैं रफ थम रूल बता रहा हूं अभी। थम रूल है, 50 से 60% तो जमीन खर्च हो जाती है, और 4,000 रुपए से 5,000 रुपए गज का पैसा लगता है, बस ये जमीन से कोई भी जमीन। और विद इन 5 ईयर्स अगर हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, तो यही है कि किसी भी जमीन का जो एडजेसेंट है उसके 40%, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ऐड कर दो आप, कि आज इतनी वैल्यू है तो 4 साल बाद, आज की हम बात कर रहे हैं, खर्चा लगेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसमें टाइम वैल्यू लगा के, तो किसी भी एडजेसेंट लैंड के जो 30% आप रेट मान सकते हो, 25 से 30% जो है रॉ लैंड का रेट हो सकता है, अगर हम काम करें तो इसका मतलब ये है, द्वारका के एल जोन में 5 करोड़ रुपए, 25 करोड़ का किला मिलना चाहिए लोगों को मिनिमम, ये प्राइस गारंटी है। इसमें यहां से हम निकालते हैं किसी को भी प्राइस। सर इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने बताया। सर दिल्ली में सर्कल रेट लगभग 50-55 लाख रुपए का है। 50-55 लाख रुपए क्या? एकड़। जो रूरल लैंड की बात कर रहे होगे आप लोगों की। सर अब रूरल हाँ, और अर्बन तो काफी कंफ्यूजिंग हो गया है। हाँ, लेकिन हाँ बताइए। हाँ, 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 ठीक है, बताइए। हाँ। तो सर अब इसमें एक पॉइंट बड़ा सही ये है कि अगर आपको मोटा मोटा हमने कुछ गुड़गांव का ईडीसी वगैरह कैलकुलेट किया था, तो हमारे दिमाग में यही आया था कि लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए आपको ईडीसी पे करना है। ये और सही है। आपकी अब लैंड, हाँ, हाँ, आपकी लैंड का सर्कल रेट लगभग 50-55 लाख है, तो आप तो लोन लेके भी ईडीसी पे नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ईडीसी तो जवाब सवाल ही नहीं है सर, किसान हाँ, आदमी ईडीसी जमा ही नहीं कर सकता, ये तो इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। ईडीसी कहीं कहाँ से लाएगा वो, उसके तो अपने रोज के खर्चे हैं। एक चीज सर, मैं मतलब एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जो रूरल एरिया है, हाँ जी। इसको कभी सेल्फ रिलायंट बनाया नहीं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाया नहीं। अब लैंड होल्डिंग कम हो रही है, तो लोग ऐसी मतलब एरिया में जॉब्स कम है, तो लोग दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, आने जाने में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और लैंड को तो वो सिर्फ एक तरह से कैश प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं। नहीं, कैश कोई तो सही नहीं देख रहे, आप दीपक जी बोल रहे हो, यही मेरा जी क्वेश्चन है जी, यूथ से, वो उसका हाँ, आकलन ही ठीक नहीं कर रहा। जी जी, मैं ये इसी बात पे आ रहा हूँ सर। तो बात ये है कि वो उस चीज को कैश प्रॉपर्टी जब नहीं देखेगा, जब वो अपने घर से भरा पूरा होगा, उसके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि उसे लैंड की तरफ ना देखना पड़े, तभी वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाएगा। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये लड़ाई अभी 15-20 साल से कम की तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। तो सर इसमें मैं ये ऐड, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि क्या हम कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसा प्लान डिजाइन कर सकते हैं कि आप डिजाइन मतलब डेवलपमेंट की तरफ मूव करो,
लेकिन गांव वालों को भी आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बढ़ेंगे ना तो वो इस लड़ाई में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल इतना रिच हो रहा है तो लोग एक दूसरे को देखते हुए उसकी कॉपी कर रहे हैं और अपनी लैंड को मतलब मूव ऑन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं काफी। मतलब अब जो 2006 में नहीं रेट था, दीपक जी, इसमें भी मैं बता रहा हूँ, आप पता नहीं इसको कैसे लोगे, बट मैंने ये इस पे भी काम किया है क्योंकि मैं भी गांव देहात से ही आया हूँ। आपको एक तो वैल्यू पहले तो समझनी पड़ेगी। यू हैव टू सेल सम पार्ट ऑफ द लैंड टू मेक द मेजोरिटी ऑफ द लैंड। अगर आपको सेम लाइफ स्टाइल भी रखनी है तो मतलब बहुत काम की जरूरत है पूरे में। ये जमीन, अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत काम का मतलब है, अब पता नहीं से आप निगेटिव वे में मत ले जाना, मैंने तो जी इसको, आपको 10% अगर सेल करनी पड़े 90% बचाने की, लेकिन जमीन पे काम तो करना पड़ेगा। इस अगर हमने 10% सेल कर रहे हैं, किसान को आज की डेट में किसान की रेपुटेशन भी, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां हम बिल्कुल कमर्शियल है हमारी लैंड, किसान की रेपुटेशन भी, वो जो है दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो अपनी इंटीग्रिटी पे नहीं बात करता। किसान पे भी भरोसा कम हो रहा है पब्लिक का आज। किसान को अपनी इंटीग्रिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, ऑनेस्टी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई पैसा तभी देगा, हम अपनी लैंड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारी, क्योंकि हमें आज के खर्चे भी मीट करने हैं, तो हमारा विश्वास भी तो होना चाहिए, वो भी घट रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस पॉइंट पे भी बात करनी पड़ेगी कि हमें अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम अपनी लैंड की वैल्यू बढ़ा सकेंगे। ये बहुत गहरी बात है, आई डोंट नो आप लोग इसको कैसे लोगे, बट मैंने इस पे काम किया है। क्योंकि मेरी ये समस्या थी, गांव में लोग कहते थे पैसे तुम दे दो यार, पैसे कहाँ से लाए हैं हम, हमें तो आज की जरूरत है, हमें तो लड़की की शादी करनी है, तुम कह रहे हो जमीन रोकनी है, तो हम जमीन कैसे रोकें, इतने की तो हो जाएगी पर हमें तो आज पैसे चाहिए। तो आज का मतलब ये है कि हाँ, आज तो कुछ जरूरतें तो हैं, लेकिन आपको ब्रॉड विजन देखना पड़ेगा। अब डिफरेंस इतना बड़ा है ना कि जमीन की जो वैल्यू है वो एक दो गुनी नहीं हो रही है। अगर एक दो गुनी हो रही तो कोई फायदा नहीं है, जमीन की वैल्यू हो रही है 50 गुना। जब जमीन की, ये पोटेंशियल की बात करता हूं, जब जमीन का हमें पोटेंशियल समझ में आ जाएगा कि हमारी जमीन का पोटेंशियल इतना है। अगर किसी के पास 1 बीघे भी जमीन है तो वो भी 5 करोड़ की है एल जोन में। 1 बीघे की बात कर रहा हूं मैं, 1,000 की कच्ची जमीन की वैल्यू। जब हमें जी ये समझ में आ जाएगा, देन हम उस पर काम करेंगे। लेकिन ये, हाँ जी, हाँ हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, बिल्कुल, यस, नहीं वो तो, हम्म, 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 बस जीरो हो गई, बस, यस, हम्म, इसमें जो कच्ची कॉलोनी का पॉइंट है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये कटती क्यों है। ये बेसिकली कटती जब है जब आपकी गांव की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है और लाल डोरा उतना ही है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए उन्हें मूव करना पड़ता है अपनी उस जमीन की तरफ जिस पे वो अभी तक खेती कर रही थी। तो गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि हमारा लाल डोरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है गांव की। अब वो गांव नहीं नहीं छोड़ तो वो रहेंगे कैसे? तो जब भी नहीं, कोई ये मैं तो आपसे एक सहमत नहीं हूँ, आपकी बात को मैं रोकूंगा। ये हमारे विजन की भी कमी है। हम जो छोटा, क्योंकि हमारी जो कच्ची कॉलोनी कौन काट रहे हैं, हमारी जो कच्ची कॉलोनी जो काटते हैं उनका विजन ही नहीं है। वो इंस्टेंट मनी कमाने के चक्कर में बहुत छोटे से छोटे घटिया तरीके का रेजिडेंस बनाते हैं। उसी को आप मिलके, हम 4 लोग मिलके, 5 लोग मिलके भी हम बेहतर बना सकते हैं सब चीजों को। हमारा बेहतर की तरफ ध्यान ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है, हम बेहतर की तरफ, वो हमारा विजन है। कहीं ना कहीं मैं आपसे इस बात में थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ।
हम्म हम्म हाँ हम हाँ ये गलत। हम्म हम्म हम्म। पारस जी मैं आपको रोक रहा हूँ। कच्ची कॉलोनी काटना सबसे आसान काम है ना, इसलिए हमारे, मैं तो पर्टिकुलर गुजर हूँ, गुजर गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे गुजरों के गांव के तो सारे इतना आसान काम है, सब जहाँ गुजरों के गांव में फटाफट कच्ची कॉलोनी कट जाती है, इतना आसान है। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा मैंने देखा है गुजरों के गांव के आसपास कच्ची कॉलोनियां ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं तो अपने लोगों को सबसे ज्यादा कमी अपने लोगों में ही निकालता हूँ, क्योंकि हमारे लोग ही सबसे ज्यादा नहीं करते हैं काम बिल्कुल भी। इजी एकदम इंस्टेंट मनी चाहिए हमें सबसे ज्यादा। हाँ लेकिन यू, हाँ हाँ। हम्म, बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल पारस जी, सही। ये एक्चुअल में क्या है, हम लोग जो हैं, जो कच्ची कॉलोनी काट रहे हैं, अगर हमारा यूथ ये कहेगा कि हम तो उल्टा गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे कि लो ये लैंड का इतना बड़ा पार्सल है, हम इकट्ठे होकर दे रहे हैं, ये तो लैंड पूलिंग का मतलब है। हम सारे हाँ। हम्म 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 हम्म। यस। हम्म। यस। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जो शहर बसा रहे हो वो भी हम इकट्ठी करके दे रहे हैं, वो भी हमारी ही शहर रहेगी, हम जानते हैं सब चीजें, आप ही नहीं जानते, हम भी जानते हैं। हम हमारी मर्जी के विकल्प नहीं होगा। आप कैसे कह रहे हो ये हमें 40-20% कुछ भी पकड़ा दे हम मान लें क्या? अगर हमारा कोई सिविल इंजीनियर होगा, कोई प्लानर होगा, वो बताएगा यार ये क्या है, ये तुम्हें क्यों देते हैं फ्री में भाई, तुम कौन हो? हमारी जमीन है, हम हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं जमीन कलेक्शन में, जमीन एक जोड़ने में, सब चीजों में हेल्प करेंगे, बट हमें अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम इसे निकालना चाहते हैं, अगर हम अपनी वैल्यू को 30 गुना 20 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा। ये लबो लुबा भी ये है बस। हाँ हाँ हाँ। बस। हाँ 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 हाँ। बहुत काबिल लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ। हम्म 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 हम्म। या। हम्म 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 हम्म। बिल्कुल। हम्म 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 हम्म। यस।
यस। हम्म 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 यस। हम्म 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 बिल्कुल। हम्म हम्म बिल्कुल। हम्म बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं पारस जी आप। सर मैं एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा कि मैंने एक ग्रीवांस फाइल की थी डीडीए को, और मैंने ये लिखा था कि मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी जमीन रजिस्टर कराई है लैंड पूलिंग के अंदर। एक्चुअल में मैं किसी फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि मैं ऐसे ऐसे मैंने अपनी जमीन रजिस्टर कराई है। लेकिन अब मेरी फैमिली लैंड पूलिंग में आपने 3 साल खराब कर दिए हमारे। एक तरह से कंफ्यूजन ये है कि ना हम जमीन खरीद पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं जमीनों पे। क्योंकि है ना बीडीओ अगर आपकी जमीन को एग्रीकल्चर वो ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन के लिए एग्री नहीं करता है तो आप वहां पे कनेक्शन नहीं ले सकते। और बीडीओ एग्री इसलिए नहीं करता है, वो कहता है जी लैंड अब मेरे अंदर है नहीं, डीडीए के अंदर चली गई है, तो वहां बिजली पानी के कनेक्शन तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो मतलब फैमिली में डिस्प्यूट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस पूलिंग पॉलिसी से एग्जिट करना चाहते हैं, जो हमने अपनी विल दी है कि भाई हम इसका पार्ट है। तो मैंने लिखा ऐसे डीडीए को, तो डीडीए ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। डीडीए ने ये कहा कि जब आप 70% पार्टिसिपेट कर लोगे तो आपकी जमीनों